नाउ our नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जैसे हमने पढ़ा था 3 फंक्शंस हमने मेनली पढ़ने थे। कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, सेविंग फंक्शन पढ़ लिया, नाउ इट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अगेन फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप, किसके बीच का रिलेशनशिप, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो बात करें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का सिंपली मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमारा जो कैपिटल है उसको फॉर्म करना। इसलिए हमने ये नेशनल इनकम में भी डिफरेंट वर्ड पढ़ा होगा। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल असेट्स का फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। सो सिंपली अगर हम बोल रहे हैं कि जितना एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा हमने कोई कैपिटल असेट को फॉर्म करने में किया होता है, दैट बिकम्स आवर इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट मीन्स द एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल असेट्स फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द income. Now there are two types of investment which we need to study. इसका डिफरेंस ही जनरली आता है, इसलिए मैं इसको डिफरेंस के फॉर्म में ही बता रही हूँ। फर्स्ट इज आर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड द सेकेंड वन इज आर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने एडी वाले उसमें चेक भी किया था। जो हमने एडी का कर्व बनाते हैं सी प्लस आई वाले में, ये जो आई होता है ये कौन सा होता था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नाउ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट that depends on income. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम पे डिपेंड करती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम, मतलब ये डिपेंड नहीं होती है इनकम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली इनकम पे डिपेंड है। अगर इनकम कम हुई तो हम इन्वेस्टमेंट भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा नहीं होता। अगर इनकम बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, तब भी इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। हमने एक अमाउंट फिक्स कर लिया है कि हमें इतना ही इन्वेस्ट करना है, तो हम उतना ही इन्वेस्ट करेंगे, चाहे हमारी इनकम बढ़ भी क्यों ना जाए, चाहे हमारी इनकम कम भी क्यों ना हो जाए। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता कि इनकम में क्या चेंज हो रहा है। इसीलिए क्योंकि ये इनकम के बढ़ने की वजह से इफेक्ट होती है, इसीलिए इस वाली इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है इनकम इलास्टिक। ये वाला मेन पॉइंट है जो जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, और इसको कहा जाता है इनकम इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब चेंजेबल, इनकम इलास्टिक मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम के चेंज होने की वजह से चेंज हो सकती है। एंड इनकम इन इलास्टिक मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम के चेंज होने की वजह से कभी भी चेंज नहीं होती। ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम पे डिपेंड होती है, इसलिए ये हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है कि जितना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट चाहिए उस हिसाब से मैं सोच समझ के करूँगी इस वाली इन्वेस्टमेंट को। लेकिन ये वाली इन्वेस्टमेंट कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं होती, मतलब यहाँ प्रॉफिट तो मेन मोटिव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या मेन मोटिव होता है हमारे लिए, सोशल वेलफेयर या सिंपल वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि ये लोगों की भलाई के लिए की जाती है। अब प्रॉफिट मोटिव की बात जैसे ही हो जाती है तो हमेशा कौन से सेक्टर की बात होती है, प्राइवेट सेक्टर। मतलब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज़ मोस्टली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ मोस्टली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। अब डायग्राम की बात करें, डायग्राम में पहले एक बेसिक डायग्राम बना लिया हमने। अब इसमें हमने एक्स और वाई को दिखा दिया है। यहाँ हमारा इनकम लिया जाएगा, यहाँ हम इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे। सेम इस वाले साइड में भी होगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का हमने पहले भी देखा था कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज इट इज इनकम इन इलास्टिक। इनकम कितनी भी बढ़ा लो, अगर आप इनकम 10 भी कर देते हो, 20 भी कर देते हो, 30 भी कर देते हो, तभी भी आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल फिक्स है कि आपको कितना रखना है, 100 रखना है तो 100 ही रहेगा, वो कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व पैरेलल होता है किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। यहाँ पे इनकम के बढ़ने की वजह से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है, तो इसलिए इसका कर्व हमेशा कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब अगर इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम है, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड। इसको कर्व का नाम क्या रहता है, अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव कर्व। नेक्स्ट टॉपिक अंडर इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जनरली आता नहीं है बट शॉर्ट के लिए हम फिर भी समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कौन से असेट में हमें इन्वेस्ट करना है। तो कीन्स ने बोला कि कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द सेकेंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर अगेन दो फैक्टर्स आएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल मतलब होता है कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स, कि जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है हमारे पास सारा पैसा हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं से बोरो करेंगे और उस पैसे को बोरो करके ही हम बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो हम बोरोविंग्स कर रहे हैं उस पर मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सपोज मुझे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये 1 लाख रुपए मैं कहाँ से ले रही हूँ, बैंक से एज ए लोन ले रही हूँ। तो जो बैंक वाले हैं वो मुझे 10% लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं ये 1 लाख रुपए। तो मेरा ROI क्या बन जाएगा, 10%। मतलब यहाँ पे ROI कितना हो गया मेरे लिए, 10%। नाउ MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, कि मुझे कितना परसेंटेज रिटर्न मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट से। कि अगर मैं कहीं पैसे लगा रही हूँ तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगी ना कितना परसेंट मुझे वापस मिलेगा। तो जितना परसेंट वापस मिल रहा होता है दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल इसी 1 लाख रुपए को अगर आपने लोन लिया तो 10% इंटरेस्ट पे, तो अगर आप इसी को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और उस इन्वेस्टमेंट से अगर आपको 15% वापस मिल रहा है, सो दैट 15% will become the MEI, that is marginal efficiency of investment. अब ये निकालते कैसे हैं, इसको दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट इज सप्लाई प्राइस एंड द नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस सिंपली मीन्स कि अगर मुझे मेरे पास कोई पुराना असेट है ऑलरेडी और मुझे कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे उस असेट को चेंज करना है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है पुरानी और उस मशीन को मुझे चेंज करके एक न्यू मशीन लेके आनी है, तो उस न्यू मशीन को लेके आने में मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, दैट बिकम्स द सप्लाई प्राइस। तो सप्लाई प्राइस सिंपली मीन्स द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एन असेट, कि एक असेट को बदलने के लिए न्यू असेट के साथ मुझे कितना कॉस्ट लग रहा है। ये सिंपल बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे कितना खर्चा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपए लगेंगे, सो माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज। प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यील्ड मतलब क्या, आउटपुट निकल के आ रहा है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड मतलब सिंपल नेट रिटर्न, कि अगर मैं ये 1 लाख रुपए उस पर्टिकुलर असेट में लगा रही हूँ तो मुझे कितना फायदा मिलेगा उस असेट में पैसे लगाने की मदद से। सपोज मुझे 11,000 का फायदा मिल रहा है, अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रही हूँ तो मुझे 11,000 का रिटर्न मिल रहा है, बट इस 11,000 में से मुझे 1,000 रुपीज एक कमीशन एजेंट को देना पड़ रहा है। तो अब ये तो मुझे मिलेंगे नहीं है 1,000 रुपए हाथ में, तो अल्टीमेटली मुझे हाथ में कितने पैसे मिल रहे हैं, 10,000। तो मेरी प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या हो जाती है, 10,000। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नेट रिटर्न। नेट मतलब सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, तो मुझे वापस मिलेगा 10,000। मैं लगा रही हूँ 1 लाख रुपीज, तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न निकालना है या MEI निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, जो मुझे प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिला है दैट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय द सप्लाई प्राइस, जो मेरा 1 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज मुझे परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए। तो अगर इसको मैं डिवाइड करके देखती हूँ तो ये जीरोस से जीरोस कैंसिल, सो माई MEI विल बी 10%। सो एंड अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर असेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो डिसीजन टू इन्वेस्ट कैसा लिया जाएगा, सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का MEI और ROI चेक कर लेंगे, एंड if MEI, that is rate of return, is greater than the ROI, that is the cost of borrowings, so we will invest. And if MEI is smaller than the rate of interest, then we will not invest. For example 15% मुझे मिल रहा है, 10% मुझे बैंक वाले को वापस करना है, तो मैं कर लूंगी उसमें इन्वेस्ट, 5% का सीधा सीधा फायदा दिख रहा है। बट इसका अपोजिट हो जाए, मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है और 15% मुझे बैंक वालों को देना है, तो कभी भी मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो 5% मुझे ही नुकसान हो रहा है। सो दिस वॉज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। Now, there are two words which often appears in this chapter, ex ante and ex post. Ex ante का simple meaning is desired, planned और intended, मतलब जो हम चाहते हैं। ex post मतलब actual. Simply, ex ante means desired, planned and intended, and ex post means actual. तो अगर इसके सामने हमने लगा दिया सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेम इसके सामने भी हमने लगा दिया सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो हमारी सिंपल डेफिनेशंस बन जाएगी। सपोज इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड सेविंग मीन्स द डिजायर्ड लेवल, द प्लान्ड लेवल और द इंटेंडेड लेवल ऑफ सेविंग। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब कितना प्लान इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हमने कितना प्लान किया है इन्वेस्टमेंट करने का। एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल सेविंग कितनी है, या फिर एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो अगर मतलब
इसमें क्योंकि हम हर बार प्लान्ड की बात करते हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम भी आएगा वो कौन से वर्ड से आएगा, एक्स एंट से। और ऐसे याद कर सकते हो, पोस्ट है, पोस्ट मतलब जो हो चुकी है, बाद की बात हो रही है तो मतलब एक्चुअली होगा क्योंकि हो चुका है। एंट मतलब प्लान्ड की बात हो रही है क्योंकि इसका अपोजिट है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज एक्सेंट सेविंग, तो एक्सेंट सेविंग मतलब मैंने कितना प्लान किया है सेव करने का। एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल में कितना सेव किया। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कितना प्लान किया था इन्वेस्टमेंट करने का और एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट किया। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, द इक्विलिब्रियम टॉपिक, कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टैब्लिश होता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो इक्विलिब्रियम दो कंडीशंस में देखा जाता है, दो अप्रोचेस में देखा जाता है। द फर्स्ट इज AD and AS अप्रोच एंड द सेकंड इज S and I approach. First we will study about ADS approach, then the S and I approach. Almost they are similar. So if you understand the ADS approach, you will get the S and I approach. AD और AS अप्रोच में बेसिकली हम बोल सकते हैं द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS। मतलब इक्विलिब्रियम तब आएगा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाता है। बट जनरली क्वेश्चन ये नहीं आता हमसे। क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा चल रही है एग्रीगेट सप्लाई से तो हम वापस इक्विलिब्रियम पे कैसे आएंगे, या फिर अगर एग्रीगेट डिमांड स्मॉलर है एग्रीगेट सप्लाई से तब हम वापस इक्विलिब्रियम पे कैसे आएंगे। तो हम पहला फर्स्ट केस देख रहे हैं, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा चल रही है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब बायर्स ज़्यादा प्लान कर रहे हैं खरीदने का, देन द सेलर्स प्लान टू इंटेंड टू सेल। मतलब बायर्स ज़्यादा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और सेलर्स कम बेचने के बारे में सोच रहे हैं। बायर्स खरीद रहे हैं हम 100 सामान खरीद लें और सेलर्स के पास है सामान, सेलर्स कितना सोच रहे हैं हम सिर्फ 80 सामान बेचेंगे। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो ऐसे टाइम पे जो बायर्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ही वो डिमांड बढ़ा देते हैं तो स्टॉक लेवल या फिर जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री लेवल वो डाउन होना चालू हो जाता है। इस इन्वेंट्री लेवल को वापस लाने के लिए प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है, हमें बढ़ाना करता है, क्योंकि टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री द प्रोड्यूसर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर। और क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूसर है उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोडक्शन के लिए। तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करेगा लोगों के लिए। जैसे उसने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया तो लोगों के पास क्या हुआ, इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई। अब इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई तो इनकम हमें पता है कि इससे दो इफेक्ट आते हैं। इनकम बढ़ेगा तो हमारा AS बढ़ने लग जाएगा फास्टर रेट, क्योंकि इनकम और AS दोनों एक ही चीज़ होती है जनरली। इनकम फास्टर रेट पे बढ़ेगी, बट इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा रेट पे नहीं बढ़ रहा होता है, तो ये थोड़ा सा स्लोअर बढ़ेगा। तो इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कंजम्पशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमारी सिचुएशन कैसे चल रही है, इनकम एकदम से आगे की तरफ बढ़ गया और हमारा जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस टाइम पे AD और AS क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बराबर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अपोजिट कंडीशन की बात करें, जब एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स ज़्यादा खरीदने के बारे, बायर्स का प्लान थोड़ा सा कम खरीदने का है, सेलर्स का प्लान थोड़ा ज़्यादा खरीदने का है। मतलब बायर्स सोच रहे हैं हम 80 यूनिट्स बस खरीदेंगे, सबके सेलर्स सोच रहे हैं हम 100 यूनिट्स बेच देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब बायर्स की डिमांड ही नहीं आ रही है तो जो इन्वेंट्री लेवल है वो तो मेंटेन ही रहेगा, क्योंकि इन्वेंट्री खत्म ही नहीं हो रही है। तो आइडल रखा रहेगा हमारा इन्वेंट्री। जैसे ही आइडल रखा रह गया, हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक है तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमें प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें लोगों की भी ज़रूरत नहीं है जो काम करने पे आ रहे हैं, इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट भी कम कर देते हैं। जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो हमारी इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी इनकम गिरने का असर अगेन दो चीज़ों पे पड़ेगा, कंजम्पशन भी गिरने लगेगा पर ये स्लोअर रेट पे, और AS तो कम होगा ही लेकिन ये फास्टर रेट पे। और इस वजह से अगेन क्या होगा, एक टाइम के बाद ऐसा होगा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा हमारे। नाउ इक्विलिब्रियम में सेकेंड अप्रोच आता है हमारा S and I अप्रोच। S मतलब सेविंग, I मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में हम कब इक्विलिब्रियम पाते हैं, जब S और I क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। बट कौन से वाले सेविंग और इन्वेस्टमेंट, प्लान या फिर एक्स एंड की जो हमने बात की थी। जो जनरली इस वाले का क्वेश्चन कैसे आता है, इफ एन इकोनॉमी एक्सेंट सेविंग is greater than extent investment, then how the economy reaches equilibrium, or if the extent saving
saving is smaller than extent investment, then how will the economy reach its equilibrium? सबसे पहले इसको समझने के लिए वही पुराना अप्रोच हम पूरा यूज करेंगे. अगर सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज़्यादा है, दैट मीन्स लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और सेव ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब डिमांड कम कर रहे हैं. अब डिमांड कम कर रहे हैं, इसका मतलब अगेन वही सिचुएशन आ गई कि एडी डिमांड कम चल रही है और सप्लाई ज़्यादा चल रही है. तो इसके आगे पूरा क्या कर देंगे हम, रिपीट जो हमने पुराने अप्रोच का पढ़ा था पूरा एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा. यहाँ पे अगर सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हम सेविंग से देख रहे हैं, सेविंग कम है, इसका मतलब डिमांड क्या हो रही होगी हमारे यहाँ पे, ज़्यादा हो रही होगी. और डिमांड ज़्यादा है, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड बड़ा है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में. तो अगेन हम पूरा प्रोसीजर क्या कर देंगे, रिपीट, जिससे पहले हमने पढ़ा था. अब हमने एस और आई अप्रोच को क्यों लेके चला, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो समझ में आ रही है क्योंकि वही हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव डिमांड उसी पे आती है. लेकिन एस आई ही क्यों, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ए डी और ए एस वाला, अगर हम इसी से निकाल के देखें, एग्रीगेट डिमांड के अंदर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, सी प्लस आई, जो हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे. रेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस एस. तो हमने सी से सी अगर कैंसिल किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, आई भी किसके बराबर होना चाहिए, एस के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमारा आई बड़ा है तो मतलब हमारा डिमांड बड़ा वाला केस की बात हो रही है, क्योंकि आई किसके बराबर है, एडी के बराबर है. तो अगर आई बड़ा है दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड बड़ा है, और वही केस हमारा यहाँ पे भी हो रहा है. अगर एस बड़ा है तो मतलब एग्रीगेट सप्लाई बड़ा होगा, तो वही केस हमारा यहाँ पे भी हो रहा है. तो अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ए एस है, अगर एस बड़ा है वो ए एस का कंपोनेंट होता है, तो मतलब ए एस ज़्यादा बड़ा है. आई है तो अगर आई बड़ा है तो वो एडी का कंपोनेंट है तो वो बड़ा है. ना और नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. मैं इसको इन्वेस्टमेंट फंक्शन के साथ इसलिए बताया था क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एक अलग कॉन्सेप्ट के तौर पे ही पढ़ेंगे. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब कितने टाइम्स ज़्यादा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही है कोई भी नंबर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट अगेन प्रोफेसर कीन्स ने दिया था, क्योंकि पूरा कीन्सियन चैप्टर ही चल रहा है हमारा. प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उस इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम या इनकम में कितना चेंज आ रहा है, ये बताने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है, हाउ मच चेंज विल कम इन द नेशनल इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. की अगर इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से बढ़ रही है तो ये 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट का जो चेंज है वो इनकम में कितना चेंज लाएगा, ये आपको पता चल रहा होता है. तो इसको पता करने के लिए हमें पहले इसका मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से. इसको पता करने के लिए हमें के दैट इज मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन पता करना पड़ेगा. अब बात आती है एमपीसी का कैसे रिलेशन, एमपीसी मतलब कितना हम इनकम बढ़ने की वजह से कितना हम एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकम की बात हो गई और यहाँ पे भी इनकम एक्स्ट्रा की बात हो रही है, इसलिए ये दोनों कनेक्टेड होते हैं. अब सपोज अगर मेरी इनकम ज़्यादा चल रही है, मतलब डेल्टा वाई मेरा क्या हुआ है, बढ़ गया है. डेल्टा वाई बढ़ा है तो मैं अपना एमपीसी भी क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, ज़्यादा कंजम्पशन कर रही हूँ, मतलब डिमांड मेरी ज़्यादा हो रही है सामान के लिए, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है मतलब डिमांड ज़्यादा है. डिमांड ज़्यादा है दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे. अब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत है दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अगेन मेरी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. और जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी तो अगेन वापस मैं क्या करूँगी, अपना कंजम्पशन बढ़ा दूंगी. तो ये कैसे चलता रहेगा, बार बार एक सर्कल के तौर पर चढ़ता रहेगा. मतलब अगर एमपीसी ज़्यादा है तो मेरी इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगी. तो मतलब मैं बोल सकती हूँ देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी. इसलिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी. कि अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये वाले फॉर्मूले से एमपीसी की वैल्यू हेल्प मुझे मिल जाएगी. और अगर के और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन है तो के और एमपीएस का क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन. ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कंजम्पशन के साथ किसी चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो सेविंग क्योंकि कंजम्पशन के अपोजिट चलती है, इसलिए सेविंग का उसके साथ कैसा रिलेशन हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन. सपोज मैंने ज़्यादा सेव करना लग गई, ज़्यादा सेव करूँगी तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम नहीं. तो अगर सेविंग बढ़ती है तो इनकम कम हो जा रही है, दैट मीन्स देयर इज अ
इनवर्स रिलेशन, इसीलिए हम इसी जगह और कैसा फॉर्मूला लग सकते हैं, K अपॉन 1 माइनस MPC को MPS भी बोलते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट रख दिया हमने फॉर्मूला K इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS, बट हम बेटरली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं ना। हमें इसकी एक वर्किंग प्रोसेस देखनी होती है, तो वर्किंग प्रोसेस देखने से पहले हम कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। अजम्पशन में बहुत सिंपल अजम्पशंस है हमारे। पहला अजम्पशन कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पहली बार जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो पहली बार जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, एंड जो हमारा MPC है वो 0.5 हमने अज्यूम किया है। 0.5 अज्यूम करने का मतलब कि 50% हम कंज्यूम कर रहे हैं इनकम में से और 50% हम सेव कर रहे हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे, बट 0.5 आसान होता है। अगर यहाँ पे हम 0.7 ले रहे होते तो मतलब 70% कंजम्पशन होता और 30% सेविंग चल रही होती, बट अभी हम ये वाला नहीं लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक वाला लेके चल रहे हैं। बस इसी के बेसिस पे हमारे एक टेबल बनते जाएगा। तो हम टेबल बना लेते हैं। राउंड हमारे कितने भी चल सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा इन्वेस्टमेंट, यहाँ आगे डेल्टा Y, डेल्टा C, डेल्टा S। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम में कितनी बार चेंज हुई थी, 1000 की चेंज हुई थी, तो बाकी वाले में अब इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, और इन्वेस्टमेंट अगर मैंने किसी, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा बेसिकली इस बेस पे बेस्ड होता है। एक लाइन होती है, 1 पर्सन्स एक्सपेंडिचर, एक पर्सन का खर्चा इज इक्वल टू अनदर पर्सन्स इनकम, मतलब एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम बनती है। अभी कैसे प्रूव होती है ये वाली लाइन, हम नॉर्मल डेली बेसिस पर समझ के देखते हैं कि अगर मैंने कोई सामान किसी शॉप से जाके खरीदा, अगर मैं वहाँ पे खर्चा कर रही हूँ शॉप में, तो वो मेरे लिए खर्चा है, बट वो दूसरे पर्सन के लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो मतलब जो चीज़ मेरे लिए खर्चा है दूसरे पर्सन के लिए वो क्या होती है, इनकम होती है। तो दैट्स वाई 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द अनदर पर्सनस इनकम। मतलब जो चीज़ ये 1000 रुपीज़ मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगी, तो जिस जगह पे मैं इन्वेस्ट करूँगी उस पर्सन के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो उसकी इनकम बढ़ गई 1000 रुपीज़ से, और क्योंकि मैंने अजम्पशन लिया था आधी इनकम कंज्यूम होगी आधी इनकम सेव, तो 1000 में से 500 रुपीज़ कंजम्पशन कर दिया जाएगा, 500 रुपीज़ की सेविंग कर दी जाएगी। जैसे ही 1000 में से 500 का कंजम्पशन और 500 की सेविंग की जाएगी, अगेन सेविंग का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जैसे ये 500 कंज्यूम हुआ तो अगेन ये किसी ना किसी के लिए इनकम बनेगी, क्योंकि खर्चा हो रहा है, कंजम्पशन हुआ, अगेन किसी के लिए इनकम बनी। फिर इस 500 में से 250 कंज्यूम हो जाएंगे एंड 250 सेव हो जाएंगे। अगेन जो कंजम्पशन हुआ उसमें से फिर 250 की ये इनकम जनरेट हुई, 250 में से फिर आधे सेव हो जाएंगे और आधे कंज्यूम कर लिए जाएंगे, एंड ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चलते जाएगी। और हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल वैल्यू हमें से निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने अभी सीखा था। हमने सीखा था K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो हम K की वैल्यू निकालें कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकती है वैल्यू, 1/1 माइनस 0.5। तो ये हो गया 1/0.5, 1 में से 0.5 गया तो पॉइंट अलग करेंगे हम यहाँ से, तो बचा 1 इंटू 10/5, 5 2। तो हमारी K की वैल्यू आ गई 2। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। हमारा बेसिक एक और फॉर्मूला होता है, कितना इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ेगा ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का। तो K की वैल्यू हमें पता चल गई, ये हमने रख दिया 2। डेल्टा Y हमें निकालना है, डेल्टा इन्वेस्टमेंट हमने चेक किया था 1000, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा Y किसके बराबर हुई, 2 इंटू 1000 दैट इज 2000, जो हमने पहले भी बोला था। यहाँ से डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है कि K की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1000 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, तो डायरेक्टली इनकम कितनी चेंज हो गई, 2000, ये हो गया 1000, ये भी हो गया 1000। और ये प्रोसेस मतलब मेन बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारा MPC क्या है और हमारा इनिशियल कितना इंक्रीज हुआ था इन्वेस्टमेंट पे। और ये प्रोसेस चलती जाएगी बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर स्टॉप इन एन इकोनॉमी। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट 1 मार्कर्स आते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जब लोग काम करने के लिए रेडी होते हैं, वो काम कर भी सकते हैं, मतलब उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, एंड दे आर गेटिंग द वर्क
at the existing wage rate. It is a situation of full employment, means when the people are willing to do the work, are able to do the work and are getting the work at the existing wage rate, it is a situation of फुल एम्प्लॉयमेंट. अब फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि जितने लोग हैं सबको जॉब मिल गई, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो विलिंग ही नहीं होते काम करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे एक विलेज की बात करें, अगर उस विलेज में 10,000 लोग रह रहे हैं, उसमें से 10,000 लोगों में से 1,000 लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाह रहे क्योंकि उनके घर पे बहुत ज़्यादा पैसा है ऑलरेडी, या उनको इच्छा नहीं है काम करने की. तो ये 1,000 लोगों को जब हम काउंट करेंगे तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट में तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि देखो अगर बाकी 9,000 लोगों को जॉब मिल भी जा रही है तो भी 1,000 लोग तो अभी भी अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, क्योंकि उनका तो इच्छा ही नहीं थी काम करने की. इसलिए एक चीज़ कही जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं होता कि देश में ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको इच्छा ही नहीं है काम करने की, है तो वो भी अनएम्प्लॉयड. तो भले बाकी लोग 9,000 को जॉब मिल जाए, इनको तो अभी तक नहीं मिली है ना, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है बट ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो ये लाइन MCQ में पूछी जाती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रू और फॉल्स. तो यस इट इज़ ट्रू कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने का ये मतलब नहीं होता कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है. ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट को 100% एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बोल सकते. 100% एम्प्लॉयमेंट, 100% मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता. कभी कभी ये लिखा आ जाता है कि डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन 100% एम्प्लॉयमेंट. क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है 100% एम्प्लॉयमेंट होना? तो नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है 100% नहीं, बल्कि कुछ जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको जॉब मिल गई है. अब बोला है यहाँ पे ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, तो कौन सी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी प्रेजेंट होती है? दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अभी भी प्रेजेंट होती है. पहला होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इसका सिर्फ नाम पढ़ना ज़रूरी है. फ्रिक्शनल का मतलब एक पर्सन था, वो एक जॉब कर रहा था, उसने वो जॉब छोड़ी और वो दूसरा जॉब करना चाहता है. तो जब तक वो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढ रहा होता है, तो अगर ये 2 मंथ्स के लिए अनएम्प्लॉयड है तो ये 2 मंथ्स वाला अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा कहलाया जाएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आएगा. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से आ रहा होता है. स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, फॉर एग्जांपल एक ऐसा वर्कर है जिसको कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है. अब उसके जॉब में, अब क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज डिमांड हो रही थी, तो उस वर्कर को अब जॉब, वो वाली जॉब नहीं मिल पाएगी. जैसे कि अकाउंट्स की जॉब होती है, बैंकिंग की जॉब होती है, तो पहले के ज़माने में नोट हाथ से गिने जाते थे. अब उसी चीज़ के लिए मशीन्स आ गई हैं, तो जिनको वो मशीन यूज़ करते नहीं बनेगा, अब उनको वो जॉब नहीं दी जाएगी. तो क्यों उनकी जॉब गई? क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ मार्केट का, और मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ इसलिए उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. सो दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के टाइम पे भी प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज फ्रिक्शनल, जो जॉब चेंज करने की वजह से होता है. दूसरा है स्ट्रक्चरल, सीजनल नहीं, स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से होता है. एक और टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो हमें नॉर्मल पढ़ना है, दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलंटरी अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से हम अनएम्प्लॉयड में, मतलब हम खुद ही काम नहीं करना चाहते. इनवॉलंटरी मतलब हम काम करना तो चाहते हैं, विलिंग है, एबल भी हैं, बट हम जॉब मिल नहीं रही है, नॉट गेटिंग द जॉब. तो मतलब हम काम करना चाहते हैं, काम कर भी सकते हैं, बट जॉब नहीं मिल रही, मतलब इनवॉलंटरी. वॉलंटरी मतलब काम करना ही नहीं चाहते हम. एक और चीज़ बोली जाती है कि अगर इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, सो फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं होता. मतलब अगर 10,000 लोग हैं, उसमें से 1,000 लोग काम करना ही नहीं चाहते, तो ये 1,000 किसके अंदर आ जाएंगे? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड के अंदर, क्योंकि वो खुद से ही काम नहीं करना चाहते. अगर पूरे के पूरे बाकी 9,000 लोगों को जॉब मिल चुकी है, तो मतलब एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो जॉब करना चाहता था बट उसको जॉब नहीं मिली. तो मतलब देयर एट द टाइम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. जो जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब मिल जाती है. इसलिए बोलते हैं जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिनको जॉब चाहिए सबको जॉब मिल चुकी होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. एक बेसिक इक्विलिब्रियम तो हमने पढ़ लिया कि एक हमने बेसिक इक्विलिब्रियम क्या पढ़ा था, जब AD और AS क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं. तो ये हमारी AS की लाइन है, ये हमारी AD की लाइन है, ये दोनों बराबर हैं. सो दैट इज अ कंडीशन ऑफ नॉर्मल इक्विलिब्रियम.
अगर यहाँ पे इसी बेसिस पे हमारे 3 इक्विलिब्रियम सामने आते हैं। पहला होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बेसिक डायग्राम सबका यही है, बस इसी के बेसिस पे हम चेंज करते जाएंगे। फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक सिचुएशन वेयर AD इज इक्वल्स टू AS एंड ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। मतलब हमने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एम्प्लॉयड किया है, फुल यूज किया है, और AD और AS क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। दैट मीन्स अ सिंपल कंडीशन, जब AD और AS बराबर हो रहे हैं एंड ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, इट इज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Second, over full employment equilibrium. Over full employment equilibrium means when AD is equals to AS. हमेशा ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं मतलब AD और AS बराबर ही होंगे, बट सिचुएशन चेंज होती जाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट में AD AS बराबर है, रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है क्योंकि नाम ही है फुल एम्प्लॉयड। ओवर फुल मतलब AD एंड AS आर इक्वल बट बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर इसको हम डायग्राम में देखें तो ये हमारा बेसिक डायग्राम था, ये AD एंड ये AS, ये हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, जहाँ पे AD और AS बराबर है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। पर क्योंकि हमने रिसोर्सेज को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से यूज़ कर लिया है, तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गई है। मतलब जो डिमांड है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है और AS ने भी उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। तो हमारा इक्विलिब्रियम हम कहाँ मिल रहा है, इस E1 वाले पॉइंट पे मिल रहा है। तो इक्विलिब्रियम अभी भी मिल रहा है, AD और AS अभी भी E1 पे इक्वल हो रहे हैं, लेकिन ये कौन सा लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर वाला है, मतलब बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब अ सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नोन एज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो ज्यादातर पूछा जाता है 3 मार्क्स में कि व्हाट इज अंडर एम्प्लॉय, होता है एक ऐसी सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS बट रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। मतलब हमारा AD और AS बराबर तो हो रहा है, लेकिन अभी तक हमने जितना यूटिलाइज हम कर सकते थे अपने सामान को, हमने उतना यूटिलाइज नहीं किया है। मतलब बेसिक सिचुएशन हमारी यहाँ पे आनी चाहिए थी, ये E वाले पॉइंट पे आनी चाहिए थी, बट क्योंकि हमने अच्छे से यूज़ नहीं किया इसलिए हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम आ रही है। डिमांड वाली लाइन हमारी नीचे आ रही है, और क्योंकि डिमांड वाली लाइन नीचे आ रही है तो AD और AS एक दूसरे से बराबर तो हैं, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज हुए। ये वाला जो AD और AS बराबर हो रहे हैं E डैश वाले पॉइंट में, इसको कहा जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अगर हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का है। Under employment equilibrium is a situation where AD is equals to AS but the resources are not fully utilized. Then आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में बताओगे E is the full employment equilibrium point where AD is equals to AS. E dash is the under employment equilibrium point where AD dash is equal to the AS. Full employment level of output is OQ and the under employment level of output is OQ1 या फिर OQ0 भी लिख सकते हो। तो यहाँ हमारे 3 पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए। जनरली 3 मार्क्स में पूछा जाता है। एक चीज़ और जो 1 मार्कर्स में कभी कभी पूछ ली जाती है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या हो सकती है। तो कभी कभी ये चीज़ पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो हम निकाल के देख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू MPC, मल्टीप्लायर की वैल्यू किस पर डिपेंड होती है, MPC पर डिपेंड होती है। तो MPC की भी एक कुछ मिनिमम वैल्यू होती है और एक कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है एंड मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू निकाल के रख के देखते हैं, तो अगर MPC की वैल्यू 0 है तो हमने फॉर्मूले में रखा 1/1 माइनस MPC मतलब 1/1 माइनस 0। सो इट इज 1 माइनस 0 1। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाती है। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। कब आ जाती है ये मिनिमम वैल्यू, जब हमने MPC की मिनिमम वैल्यू 0 को रखा है, तब मल्टीप्लायर की भी मिनिमम वैल्यू हमें 1 पता चल जाएगी। मतलब सिर्फ 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो पाएगी जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की है, इसलिए इट इज द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम MPC की मैक्सिमम वैल्यू को रखते हैं तो 1/1 माइनस 1 दैट मीन्स 1/0, और कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, दैट मीन्स आंसर इज
इन्फिनिटी. सो के की मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, मतलब बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकती है. इनडेफिनाइट, इट कैन नॉट बी डिफाइंड. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज indefinite when the maximum value of MPC is 1. Minimum value of multiplier is 1 when the minimum value of multiplier MPC is 0.